हेलो, नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो भूल कहाँ हुई, सीखो और सुधार करो। हमने अपनी पिछली कक्षा में समन्वय का अर्थ, उनके परिचय, परिभाषा, विशेषता इत्यादि के बारे में पिछली कक्षा में बात की थी। महत्व और तकनीकों, इन सभी टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो समन्वय जो होता है वह सहकारिता से अलग होता है। समन्वय जो होता है वह पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो सहकारिता जो होती है वह सद्भावना पूर्वक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जो सहकारिता होती है वह प्राकृतिक होती है। तो कई बार लोग समन्वय और सहकारिता को सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले समन्वय एवं सहकारिता में अंतर। समन्वय और सहकारिता। समन्वय जो है वह सदस्य के प्रयासों में एक रूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करने के लिए किया जाता है। समन्वय से आशय है जो सदस्य होते हैं, जो संस्था में कार्य करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, सफलता को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें एक रूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करने के लिए समन्वय किया जाता है। लेकिन जो सहकारिता जो होती है वह समूह के सदस्यों में सहयोग की भावना का होना, यानी कि कोई समूह है, कई व्यक्ति मिलके किसी अनाथ आश्रम की सहायता कर रहे हैं, तो वह समन्वय नहीं होगा, वह सहकारिता होगी, क्योंकि व्यक्ति समूह में मिलकर सहयोग की भावना से आपस में कार्य कर रहे हैं। दूसरा है समन्वय प्रबंध का सार है या आत्मा है। समन्वय जो होता है वह प्रबंध का सार या आत्मा होता है, क्योंकि अगर किसी संस्था में समन्वय जो है वह सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो वह संस्था लंबे समय तक इस प्रतिस्पर्धा के युग में नहीं टिक पाएगी। तो समन्वय का कार्य, प्रबंध में समन्वय का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समन्वय जो है वह प्रबंध का सार होता है। कुंटेस और डुनेल ने कहा है कि जो समन्वय है वह प्रबंध का सार एवं आत्मा है। इसके बाद है सहकारिता है, जो वह आपसी हितों पर निर्भर करती है। सहकारिता आपसी हितों पर निर्भर करती है और प्रबंध का समन्वय जो है वह प्रबंध का सार होता है। थर्ड टॉपिक है समन्वय जो है वह संगठन की सफलता का तत्व होता है। किसी भी संगठन की सफलता के लिए समन्वय आवश्यक है। तो जो समन्वय जो है वह किसी भी संगठन की सफलता का तत्व माना जाता है। जो संगठन का जो सहकारिता है वह संगठन का रूप होता है, क्योंकि सहकारिता के अंदर व्यक्ति एकजुट होकर एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इसमें सफलता के लिए व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। सहकारिता में कोई सफलता प्राप्त नहीं करनी होती है, सहयोग पूर्वक व्यक्ति दूसरे की सहायता कर देते हैं। जो समन्वय जो है वह एक विवेक प्रधान कार्य है और तर्कों एवं कारणों पर आधारित होता है। समन्वय का कार्य जो है वह विवेक प्रधान होता है, तर्कों एवं कारणों पर आधारित होता है, यानी कि अगर किसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है तो उसे संबंधित उनके द्वारा तर्क, प्रबंधक के द्वारा तर्क भी दिए जाएंगे और उसके कारण भी बताए जाएंगे। तो जो समन्वय जो है वह विवेक प्रधान कार्य है और तर्कों और कारणों पर आधारित होता है। इसके बाद है जो समन्वय, जो सहकारिता जो है वह भावना प्रधान एवं अंतर्युक्त कार्य है। सहकारिता में व्यक्ति भावुक होकर, यानी कि प्राकृतिक रूप से कोई कार्य करता है। अगर मान लो अपने किसी वृद्ध व्यक्ति को देख रहे हैं कि उससे रास्ता पार नहीं हो रहा है और हमारे मन में ऐसा हुआ कि हम उसे पकड़ के रास्ता पार करवा दिए, तो ये हमारे अंदर की जो भावना है, हम अपनी भावना से वह कार्य कर रहे हैं, तो वह सहकारिता होती है, समन्वय नहीं होता है। इसके बाद है समन्वय का कार्य प्रबंधकों द्वारा जानबूझकर किए जाने वाला प्रयास है। समन्वय के जो कार्य है वह प्रबंधकों द्वारा जानबूझकर किया जाता है। अगर प्रबंधकों को पता है कि अगर हम समन्वय का कार्य नहीं करेंगे तो संस्था लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा के युग में नहीं टिक पाएगी। लेकिन जो सहकारिता जो होती है वह स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होती है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप किसी की सहायता करता है। अगर मान लो अपने किसी व्यक्ति को देखकर उसके अपने मन में होगी हाँ इसकी सहायता कर दें, अपने ऐसे सोचते हैं हाँ नहीं हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, तो ये स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होता है। किसी व्यक्ति को देख लिया, मान लो कोई भीख मांग रहा है, उसे कुछ दे दिया, तो वह सहकारिता है, समन्वय नहीं है। जो समन्वय जो होता है वह प्रबंधकों के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है। समन्वय में प्रबंधकों के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
समन्वय में जो प्रबंधक जो होते हैं वह कर्मचारियों, अधिकारियों सभी को बताते हैं कि आपको यह कार्य करना है और इस प्रकार से कार्य करना है। तो इसमें लोगों के द्वारा, समन्वय में लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह प्रबंधकों के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है। लेकिन सहकारिता में यह स्वैच्छिक होता है और इसमें लोग भी स्वेच्छा से शामिल होते हैं। यानी कि हम रास्ते में जा रहे हैं, 4 व्यक्ति मिलकर, किसी बड़े सारा पत्थर है, 4 व्यक्ति वो जो सड़क पे पड़े है, 4 व्यक्ति मिलके मान लो उस पत्थर को उठा रहे हैं, तो हम सोचते हैं चलो हम भी जाकर उनकी हेल्प कर दें ताकि आसानी से वह कार्य हो जाएगा। तो इसमें किसी ने कोई कार्य कहा नहीं है, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उनकी मदद कर रहा है। इसमें लोग अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं सहकारिता में। लेकिन समन्वय में प्रबंधक जो होते हैं वो उनके निर्देशानुसार कार्य किया जाता है। तो जो समन्वय जो होता है वह सहकारिता से अलग होता है। समन्वय में सहकारिता निहित होती है, समन्वय में सहकारिता निहित होती है क्योंकि प्रबंधक के द्वारा समन्वय स्थापित करने के लिए उनमें एक रूपता स्थापित की जाती है और उनको मिलजुल कर कार्य करने की भावना पैदा करता है। लेकिन सहकारिता के अंदर समन्वय नहीं होता है, सहकारिता में समन्वय नहीं होता है, लेकिन समन्वय में सहकारिता होती है। तो समन्वय और सहकारिता अलग अलग होती हैं। इसके बाद है समन्वय का सिद्धांत। कई विद्वानों ने समन्वय के अनेक सिद्धांतों के बारे में बताया। समन्वय के कई सिद्धांत हैं, लेकिन जो मेरी पार्कर फोलेट जो है उसने समन्वय के 4 सिद्धांत बताए हैं। समन्वय के सिद्धांत। जो वैज्ञानिक जो है मेरी पार्कर फोलेट जो है उसने समन्वय के 4 सिद्धांतों के बारे में, वैसे समन्वय के काफ़ी सिद्धांत है, लेकिन जो मेरी पार्कर फोलेट जो है उसने समन्वय के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया है और इन्हीं 4 सिद्धांतों के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने बताए हैं? मेरी पार्कर फोलेट ने समन्वय के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार जो अधिकारी जो होते हैं उनका कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होना चाहिए। यानी कि उनके मध्य जब संपर्क स्थापित करने के लिए जिस टेक्निक की प्रयोग किया जा रहा है वह सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकारी कुछ बताना चाह रहे हैं और कर्मचारी उसका मतलब कुछ समझ रहे हैं, या कर्मचारी किसी आदेश या निर्देश के बारे में, कुछ कार्य के बारे में अलग बता रहे हैं और अधिकारी उसका मतलब अलग निकाल रहे हैं। तो उनके मध्य जो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होना चाहिए। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था में नियोजन करना। प्रारंभिक अवस्था में नियोजन करना, यानी कि समन्वय का कार्य जो है मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार समन्वय का कार्य जो है वह नियोजन के समय ही शुरू कर देना चाहिए। जब मान लो किसी संस्था के द्वारा कोई कार्य करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है उसी समय से ही समन्वय का कार्य शुरू कर देना चाहिए, यानी कि नियोजन से ही समन्वय का कार्य शुरू कर देना चाहिए। तीसरा है पारस्परिक संबंधों का होना। तीसरा है पारस्परिक संबंधों का होना। जो अधिकारी जो होते हैं उनके कर्मचारियों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वह अच्छे संबंध, पारस्परिक संबंध जो है वह अच्छे होने चाहिए। यदि उनके मध्य सही प्रकार से संबंध स्थापित नहीं है तो उस संस्था में कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यानी कि अधिकारी कर्मचारियों से लड़ रहे हैं, कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं, उनके मध्य सही तरीके से संबंध स्थापित नहीं है तो किसी भी कार्य संस्था में वह संस्था लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाती है। चौथा है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह
सही ढंग से यानी कि सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई कर्मचारी है, मान लो उसे किसी कार्य में लगाया है, थोड़े समय बाद उसे किसी अन्य कार्य में लगा दे, फिर किसी अन्य कार्य में लगा दे, तो इसमें एक प्रक्रिया ही नहीं स्थापना होगी। जो कर्मचारी है उनसे कर्मचारियों को कार्य करवाना चाहिए, जो अधिकारी है उनसे अधिकारियों का कार्य करवाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई अधिकारी है, मान लो उसे से कर्मचारियों से संबंधित कार्य करवाए जा रहे हैं और कर्मचारियों को कह दे, किसी चपरासी को कह दे तू वहाँ पे बैठ कर ऑर्डर दो, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। इसमें एक प्रक्रिया की स्थापना होनी चाहिए, उस प्रक्रिया के द्वारा ही उस संस्था में कार्य करना चाहिए। तो मैरी पार्कर फोलेट ने समन्वय के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, दूसरा है प्रारंभिक अवस्था में नियोजन का सिद्धांत, तीसरा है पारस्परिक संबंधों की स्थापना का सिद्धांत और चौथा है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद है प्रभावशाली समन्वय जो होता है। किसी भी संस्था में प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करने के लिए उस संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, यानी कि प्रभावशाली समन्वय की स्थापना, प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करने के लिए अगर किसी संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे कि उस संस्था में जो समन्वय किया जा रहा है वह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाए, तो सबसे पहले उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। संस्था में जो उद्देश्य जो निर्धारित किए जा रहे हैं उन उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। तो उद्देश्यों की प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करने के लिए उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। संस्था के पास एक उद्देश्य जो है वह निर्धारित होना चाहिए कि हाँ हम इस उद्देश्य पर कार्य कर रहे हैं और इस उद्देश्य पर कार्य नहीं कर रहे हैं। जो योजनाएं जो है वह निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित व स्पष्ट योजनाएं होनी चाहिए। जो योजनाएं जो है वह निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, जो योजनाएं हैं वह निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जो अधिकार एवं दायित्व जो होते हैं, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण होना चाहिए, अधिकार व दायित्व का निर्धारण होना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य के संबंध में कोई अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसे उससे संबंधित दायित्व भी दिए जाने चाहिए। तो अधिकार एवं दायित्वों की सीमा का निर्धारण, अधिकार एवं दायित्वों की सीमा का निर्धारण भी होना चाहिए। कर्मचारियों एवं अधिकारियों में जो उनके अधिकार हैं और जो उनके दायित्व है उनकी सीमा का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। तो इसके बाद है जो संस्था के द्वारा जिस उद्देश्य का निर्धारण किया जा रहा है उससे संबंधित उचित साधन भी होने चाहिए। तो उचित साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित साधन की व्यवस्था, उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। जो उद्देश्य जो है वह निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए, उनके अधिकार एवं दायित्वों की सीमा का निर्धारण होना चाहिए, उचित साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित समय का होना, उचित समय का होना चाहिए। मान लो अगर गर्मियों में कोई मान लो स्वेटर बेच रहे हैं तो वो उचित समय नहीं है तो उस संस्था में कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। वह संस्था लंबे समय पर कैसे चलेगी? जो समय जो है वह सही रूप से निर्धारित होना चाहिए। जिस प्रकार को मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री है उसमें उस प्रकार से निर्धारण करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में गर्मियों के, सर्दियों के मौसम में सर्दियों के। तो उसमें अगर किसी संस्था के द्वारा कोई नई टेक्निक का निर्माण किया जा रहा है, कोई नई टेक्निक है उसके बारे में किया जा रहा है तो वह उस समय से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि समय कोई चल रहा है और संस्था के द्वारा वस्तुएं किसी और प्रकार की बनाई जा रही हैं तो वह संस्था में सही ढंग से कार्य नहीं हो पाता है। इसके बाद उचित सहयोग का होना, उचित सहयोग का, अगर मान लो कर्मचारियों में आपस में एक दूसरे में सहयोग की भावना नहीं है, अगर उनमें आपस में सहयोग की भावना नहीं है, कर्मचारियों और अधिकारियों में आपस में सहयोग की भावना नहीं है तो उस संस्था में लंबे समय तक सही तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। और लास्ट है
प्रभावी संचार प्रणाली का होना, प्रभावी संचार प्रणाली। तो प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करने के लिए जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है, किसी संस्था में समन्वय के लिए जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है वह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसकी योजनाएं जो है वह भी निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। उनके अधिकार एवं दायित्वों की सीमा का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य करने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं तो उससे संबंधित दायित्व भी देने चाहिए। और उचित साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित समय का भी होना चाहिए, उचित सहयोग होना चाहिए और प्रभावी संचार प्रणाली होनी चाहिए। यानी कि जो संस्था में, अगर संस्था में प्रभावी संचार प्रणाली नहीं होगी, अगर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी या कर्मचारियों को संदेश पहुंचाने के लिए जो संचार प्रणाली है वही सही रूप से नहीं होगी तो उस संस्था में दिक्कतें होती है। तो प्रभावी संचार प्रणाली होनी चाहिए। इसी के साथ समन्वय में हमने उसका परिचय के बारे में, अर्थ, विशेषता, महत्व, तकनीक, समन्वय के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, प्रभावशाली समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है और समन्वय और सहकारिता में अंतर के बारे में, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। तो जो जूनियर अकाउंटेंट में समन्वय का टॉपिक जो है वह यहीं पे समाप्त होता है। हम अपनी अगली कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।